स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की 94वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजय निषाद जी, संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, मुकेश राजपूत जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, सरदेव बाबूजी के परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबूजी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक ओर अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें
अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाया। लगातार कार्य करते रहे, लगातार उस मिशन के लिए समर्पित होकर के अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़ करके वे सार्थक करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए स्मरणीय रहेंगी। आज सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ में बीजेपी विधायकों की मांग के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है, जहां बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सहित विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की थी। पुलिस भर्ती में 3 साल की आयु सीमा सभी वर्गों के लिए बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज नई दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय पदाधिकारियों से आत्मीय मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुशल संगठन शिल्पी एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट कर उनका मार्गदर्शन लिया और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से भी आत्मीय मुलाकात की और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। डिप्टी सीएम पाठक ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी भेंट कर संगठनात्मक दिशा और कार्यशैली को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दिल्ली दौरे की जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करके की। आगरा से आए युवा नेता संजय चौधरी ने पूरे लखनऊ शहर में होर्डिंग लगवाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिए जाने की मांग की है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश और दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाला लोकप्रिय नेता बताया। होर्डिंग पर लिखा है, पीएम मोदी को उनके योगदान के लिए राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। युवा नेता संजय चौधरी ने कहा कि वो इस मांग पर अटल हैं और आगे भी इसे उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वैश्विक पहचान दिलाई है और उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें ये सम्मान दिया जाना चाहिए।
लखनऊ के जानकीपुरम खुशी ज्वेलरी शॉप से एक मामला सामने आया है, जहां चोर सोने की 10 लाख रुपए की 21 अंगूठियों के 2 बॉक्स लेकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि टप्पेबाज सुबह खुशी ज्वेलर से पहुंचा था और ज्वेलरी शॉप मालिक पुरुषोत्तम दास वर्मा से अंगूठियां दिखाने को कहा। ज्वेलरी शॉप मालिक ने अंगूठियों के 2 डिब्बे आरोपी के सामने रख दिए। आरोपी ने कुछ और डिजाइन दिखाने को कहा तो ज्वेलरी शॉप मालिक अंगूठियों के दोनों बॉक्स काउंटर पर छोड़कर अंदर से नया कलेक्शन लेने चला गया और इसी बीच अंगूठियों के दोनों बॉक्स समेत चोर वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर के सिहारा क्षेत्र के गांव हल्द्वा माफी में एक किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राहुल की हत्या उसके सगे भाई दुष्यंत ने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण कर हर पहलू से जांच के आदेश दिए थे तो पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि राहुल की हत्या के पीछे उसका भाई दुष्यंत ही मास्टरमाइंड था। दुष्यंत ने राहुल की हत्या के बाद 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों अमजद और विनीत को गिरफ्तार किया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक पल्सर बाइक बरामद की गई है। थाना नगीना क्षेत्र अंतर्गत कालाखेड़ी पुल के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में अवगत कराना है कि 2 अभियुक्त मोहम्मद अमजद व विनीत, जिनके पास से 3 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही पल्सर 220, इनसे पूछताछ पर पता चला कि आज सिहारा में एक राहुल पुत्र सतपाल की जिसकी हत्या हुई है, उक्त कृत्य भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि मृतक राहुल के भाई दुष्यंत द्वारा इनसे 4 लाख रुपए में तय किया गया था और जिसके आधार पर दुष्यंत ने ही आज राहुल की इन्हें लोकेशन बताई और लोकेशन के अनुसार ये लोग अपनी पल्सर 220 गाड़ी से वहां पहुंचे और उसके बाद इनके द्वारा राहुल की हत्या की गई। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा बरामद हो गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में अमेरिका के खिलाफ वामदल ने जोरदार प्रदर्शन किया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने लगाए अमेरिका के विरोधी नारे और साथ ही अमेरिकी कार्रवाई की खुलकर निंदा की। आपको बता दें कि वामदल प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध ज्ञापन सौंपा और साथ ही अमेरिका से वेनेजुएला की संप्रभुता में हस्तक्षेप बंद करने की मांग की। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब,
देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई इंडिया साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज
वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब देश भर की 58 टीमें, जिनमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस आयोजन को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं इस अवसर पर उनके साथ जो भी कोचेज हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश भर से आए सभी खिलाड़ी, काशी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी हैं, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थाओं के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है।
यानी बॉल को हर कीमत और ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है, और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।